हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर जी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, आज है हमारा थर्ड चैप्टर क्लास 7 का हिस्ट्री। हम देख रहे हैं इसको सीटेट के लिए, दिल्ली के सुल्तान। इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, दिल्ली के सुल्तान, हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी? देखो, 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान जिनको चाहमान के भी नाम से जाना जाता था, उन्होंने परास्त किया था। तोमरों को, किसको? तोमरों को। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। दिल्ली, इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? दिल्ली में। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में था। कैसा सिक्का? देहलीवाल कहा जाता था। ठीक है। 13वीं सदी के आरंभ में सल्तनत काल की स्थापना हुई। 13वीं सदी का आरंभ जो था, सल्तनत काल की स्थापना हुई, और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण था। ठीक है, दिल्ली मतलब कि ये राजधानी में बदल गई। उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर यह फैला था। कहाँ पे? उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर यह फैला हुआ था। जिस इलाकों को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहाँ इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कौन कौन से। देहली, कून्हा, सीरी और जहाँ पनाह को पहचानिए। देखो, तुम यहाँ पे शुरू होता है वंश। सबसे पहले राजपूत वंश को हम देखते हैं। ये तोमर वंश में कौन था? अनंगपाल। चौहान में कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। उनके बारे में हम देख लें, मोहम्मद गोरी और चौहान के बारे में। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक आते, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आते, फिर रजिया सुल्तान आती है, फिर बलबन आते हैं। उसके बाद से इन लोग का टाइम पीरियड्स देख लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का कब से था? 1206 से लेके 1210। इल्तुतमिश का 1210 से लेके 1236 तक। उसके बाद रजिया सुल्तान का 4 वर्ष के लिए था, 1236 से 1240 तक। और गयासुद्दीन बलबन का 1266 से लेके 87 तक। जस्ट यही इसके गुलाम वंश के बाद इसको तुर्की शासक भी बोलते हैं, गुलाम वंश। उसके जस्ट बाद तुरंत खलजी वंश, जिसको खिलजी वंश बोलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी आता है, फिर उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आता है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन ने। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश में फिर गयासुद्दीन तुगलक आता है, तुगलक वंश का स्थापना किया था। फिर उसका बेटा आता है मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक आता है। फिर उसके जस्ट बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। फिर लोधी वंश आता है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। और इसके लास्ट में लोधी वंश के जो वो थे लास्ट शासक, इब्राहिम लोधी थे, जो पानीपत में बाबर से हार गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से हमें सूचनाएं काफ़ी मिल जाती है, जैसे कुतुब मीनार वगैरह हो गया। मगर और भी महत्वपूर्ण जैसे इतिहास, तारीख। एक देखो, यहाँ से याद रखिएगा, इतिहास में भी हमें मिलता है, जैसे तारीख। जो सुल्तान शासन काल में प्रशासन में काफ़ी की भाषा में फारसी में लिखते थे। देखो, याद रखिएगा, तवारीख के लेखक जो थे ना, वो फारसी भाषा में लिखते थे। ठीक है, आपसे यही जस्ट हमेशा दिया हुआ है, और ऑनलाइन वाले पेपर में दिया हुआ है एक शिफ्ट में, ये तवारीख के लेखक उर्दू या फिर किसी और चीज़ में लिखते थे। तवारीख के लेखक जो थे ना, ये फारसी में लिखते थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधित सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते थे। मतलब वो न्याय संगत शासन का जो बल होता था, उस पर भी वो महत्व देते थे। ये कुछ बातें ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, तवारीख के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। शायद गाँव में शायद ही कभी रहते हो। ये सब कुछ लाइन टू लाइन है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तवारीख के लेखक जो थे ना, वो नगरों में रहते थे, विशेषकर दिल्ली में। शायद ही कभी गाँव में रहे हैं वो। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनमें ढेर सारा इनाम पाने की आशा में कर वो लिखते क्यों थे इतिहास के बारे में हर एक चीज़, ताकि उन्हें सुल्तान जो थे वो इनाम इकराम दे। ठीक है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उनके विचार से लोग सहमत नहीं थे। इनके विचार से लोग जो थे ना, वो सहमत नहीं थे, क्योंकि ये लिंग भेद करते थे, जैसे पुरुष महिलाओं में करते थे, और मतलब जन्मसिद्ध अधिकार को ये मानते थे कि मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है ना। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई तो कौन बैठा? कोई उसका बेटा योग्य नहीं था, तो रजिया सुल्तान बैठी थी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों के अधिक मतलब बहुत ज़्यादा योग्य थी। मिन्हाज सिराज ने कहा था कि रजिया सुल्तान जो है वो अपने भाइयों से योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वो एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। बोला वो सक्षम थी, लेकिन मैं एक रानी हूँ। यही है ना लिंग भेद, क्यों मान नहीं रहा था कि लड़की होगी शासन करेगी? नहीं। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश में प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, उसकी मृत्यु हो गई थी। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के पास
उसको मतलब जो गुंडे वगैरह थे जैसे डाकू वगैरह मार दिए थे। हाँ। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासक गैरिसन रक्षक, मतलब गैरिसन कौन थे, रक्षक सैनिकों की टुकड़ी थी, के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों में समृद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर, लूटमाट पर ही निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि सब कुछ तो था नहीं उनके पास। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से मतलब दूर, और जो था बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत कठिन था। आप यहाँ दिल्ली रह के, मतलब आप समझ लो यहाँ दिल्ली है और यहाँ से सोचो जम्मू कश्मीर में शासन कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे ना, मार भगा देंगे सब। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम भी उनके संपर्क की नाजुक सूत्र छिन्न छिन्न हो जाते थे। मतलब लोग बगावत कर जाते थे, मौसम खराब होता था तो भी उनका जो है सूत्र वो खराब हो जाता था। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावारों और सूबेदारों के से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, कि मतलब हमलावर जो थे उनसे हमेशा चुनौती मिलती थी कि आप इतना पैसा दो नहीं तो हम मार देंगे, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत जो था बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्य में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों, चारवाहों और उनके प्रवास से खदेड़ दिया गया। अब वह जमीन किसानों को दे दी गई, और क्या किया गया, जमीन किसानों को दे दी और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले बनाए गए, गैरिसन शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार क्या था, दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अलाउद्दीन के खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। दोनों लोग ने किया। इस अभियान में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़ा, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले लिए। वो लोग मतलब साउथ की तरफ अभी तक कोई नहीं गया था। कौन गया, अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले गया युद्ध के लिए, फिर ये मोहम्मद तुगलक आया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मतलब स्टार्टिंग में कमजोर थी यार, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक उपमहाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया था और शहरों पर क्या किया था, कब्जा किया था। मतलब कि स्ट्रांग होती गई ना, शत्रुओं को परास्त करता गया और शहरों पर कब्जा करता गया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे, टैक्स भी वसूलते थे। लेकिन ये इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा और कितना प्रभावी था, मतलब कि कितना ज़्यादा प्रभावी और कब तक था, इसको हम देखते हैं। देखो वो लोग जैसे युद्ध तो करने के लिए चले जाते थे, सब कुछ तो सही होता था, लेकिन फिर बाद में क्या होता था कि अब दूसरे जगह जाके आप कब्जा करोगे तो वहाँ के लोग मिल जाएंगे, फिर साउथ की तरफ फिर लोग जब इकट्ठा हो जाते थे मार के लोगों को भगा देते थे। 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली ए कूना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 देखो, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। ये पता है मुझे याद है जब मैं एग्जाम दे रही थी, किसका था, आरओ का था, हाँ, उसमें पूछा था कि कुतुब मीनार की तीसरी मीनार किसने बनवाई थी, तो मतलब कि उसके ऊपर कौन बनवाया था। पहले तो इल्तुतमिश ने शुरू करवाया, तो वो कुतुबुद्दीन उमर गया, फिर इल्तुतमिश ने पूरा कर, फिर फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया। ठीक, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, नजदीक से एक नजर हम इसको देखते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों की फारसी में बदगा कहा जाता था, याद रखिएगा, इन गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था, बंदगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही बड़े राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वो पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी उन पर विश्वास करते थे और उन पर निर्भर रहते थे, क्योंकि वो उनको खरीद के लाते थे और वो भी पूरी तरह अपने मालिक पर ही निर्भर रहते थे।
खलजी तथा तुगलक शासक बदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होने लगी थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों पर संरक्षकों के प्रति वफादार तो हो रहते थे, मगर उनके उत्तर अब ये लोग तो जिनको खरीदते थे उनका बच्चा, वो लोग तो रहते थे, लेकिन उनके बच्चा लोग नहीं होते थे। उनका बच्चा लोग जो था वो नहीं हो पाते थे। वो लोग सोचते थे कि हम राजा करें। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकरावट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोग को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का लगता था कि ये नीचे लोगों को दे दिए। और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तान की आलोचना भी की है कि ये जो मतलब नीचे कास्ट के लोग होते हैं उनको बैठा लेते थे, क्यों उनको बड़ा पोस्ट दे देते थे। ये सब चलता था। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। याद रखिएगा, ये इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे। और उन्हें संभालने वाला इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था। उनका पद वंश परंपरा से ना चले और ना ही उन्हें कोई इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे जाते थे। अब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंत और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और उसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। देखिए, याद रखिएगा, तीनों तरह के कर। कृषि पर कर जिसको खराज कहते थे। कृषि पे जो कर था उसको क्या बोलते थे? खराज। देखो, क से कृषि, क के बाद ख आता है तो खराज याद रखिएगा कहा जाता था। जो किसान की उपज का लगभग कितना 50%, 50%, अगर 100% हो रहा है तो उसको 50% जो है वो देना पड़ेगा होता था। और दूसरा था मवेशियों पर और तीसरा था घरों पर। घरों पर भी लगता था, मवेशियों पर। और कृषि पर जो लगता था उसको क्या कहते थे? खराज। 50% देना पड़ता था। याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तान के अधिकार से बाहर था। पूरा दिल्ली के सुल्तान के अधिकारों में नहीं था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के, देखो मैंने आपको पहले ही बताया ना, दक्षिण भारत का ये विजय तो कर लेते थे, लेकिन फिर तुरंत वो अपने आप स्वतंत्र हो जाते थे, मार के लोग भगा देते फटाक से। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती करके अपना अधिकार जमा तो लिया था, पर वो अधिकार कुछ समय तक ही रह पाया। जब अब ये मान लीजिए हम लोग के गांव में कोई आ जाए और थोड़े दिन तक रहे, उसके बाद अब कहे सोचे कि हम हमेशा रह लेंगे, मार मार के भगा देंगे हम लोग मिलके। फिर चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्शिनिया, आधुनिक कौन है, उज्बेकिस्तान पर हमला किया। किसके? चंगेज खान के नेतृत्व में 1219 में। इसके शीघ्र ही बाद दिल्ली सल्तनत को उसने धावा झेलना पड़ा। फिर चंगेज खान के नेतृत्व में लोग मंगोलों ने आके यहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे धावा बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों में आरंभ दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ते गए। इसके मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। हम लोग तो नहीं संभाल सकते ना, उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब कि मंत्री चूज करना पड़ेगा ना। देखो, अलाउद्दीन खिलजी का ये सुन लीजिएगा, दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 और 1300 तक अलाउद्दीन खिलजी थे में 1202 से लेकर 1203 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना को रखा था, ठीक है। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया था। याद रखिएगा, सीरी नामक एक गैरिसन शहर बनाया था। सैनिकों का पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया जा गया। किसानों की पैदावार
का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया था। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। सैनिकों ने अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारी से खरीदते थे और यह आशंका की थी कि व्यापारी अपनी चीज़ें कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब कीमतों के नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर से बोलते थे सावधानी से देखो, अगर ये लोग किसी में बहुत कम तौल रहे हैं ना तो इनका जितना कम तौलते थे उतना उनका मतलब मांस काट के उसमें रख दिया जाता था। इस तरह से करते थे। तुगलक ने क्या किया था? मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्शिनिया पर आक्रमण की योजना बना ली। उज्बेकिस्तान जो आज के टाइम पे है, एक अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। इसका बहुत सारा सब असफल हुआ था मोहम्मद तुगलक का जितना भी था। इनके बारे में आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि एग्जाम्स तो देने हैं इसके बाद। इन तमाम असफलताओं को गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाकों को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रामक योजना का हिस्सा था। ठीक। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तुगलक वंश के बाद तुरंत आता है 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा था। लास्ट में लोधी वंश इब्राहिम लोधी था जो बाबर से हार गया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1526 में। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक खड़े उठे। मतलब कि अब जैसे जैसे अब ये टूटने लगा इन लोग का वंश, तो फिर क्या हुआ, सब अपना अलग अलग जगह, जौनपुर में, बंगाल में, हर जगह शासक जो है खड़े होने लगे कि अब हम बनेंगे यहाँ के राजा। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक भी समूह में उभरे थे। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे परंतु शक्तिशाली थे। मतलब छोटे राज्य तो थे लेकिन शक्तिशाली थे। उनका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। जैसे शेरशाह सूरी इनका कार्यकाल 1540 से लेकर 45 तक। बिहार में ये अपने चाचा के एक छोटे से इलाके में प्रबंध के रूप में काम करते थे और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं को हराया तो भाई मुगल सम्राट हुमायूं यहाँ से चले ही गए। तक चुनौती दी और परास्त। जब इनकी डेथ हुई तब जाके वापस हुमायूं आया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं का राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वंश तक 1540 से लेकर 55 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर, इनका 1556 से लेकर 1605 तक शासनकाल है। जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। मतलब कि शेरशाह जिस व्यवस्था में जैसा किया था उस तरह से अपनाया था। तो फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर आपको नोट्स लेना हो तो आप नोट्स परचेज कर सकते हो। नोट्स की प्राइस ये है 49 रुपीज़ है, आप ले लीजिएगा। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी सारे हैं और 49 में आपको पूरे चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।